आज की इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे कोमेड एमएल यादव साहब, आनंद चौधरी जी, हमारे रिपो के दो लीडर जो बैठे हैं उनको मैं संबोधित कर रहा हूं, मंच पर बैठे अन्य नेतागण और साथी। बहुत सारी जानकारी तो यादव साहब ने अपने संबोधन में आपको दी है, आपने समझ ली होंगी, कुछ नोट करने की वो नोट भी कर ली होंगी। कुछ जानकारियां मैं भी आपको शेयर करना चाह रहा हूं। अब हो सकता है वो रिपीटेशन तो आएगा ही, तो सब्जेक्ट तो एक ही है। तो मैं शुरू करता हूं सीपीएफ पेंशन योजना 1995 के मुद्दे पर। सीपीएफ पेंशन योजना 1995 में पूरे हिंदुस्तान में 16 नवंबर 1995 से लागू हुई। पेंशन योग्य सेवा की गणना भी 16/11/95 से ही होती है। 16/11/95 से पहले की जितनी नौकरी है, वैसे तो स्लेब बने हुए हैं, मैंने जो मोटा मोटा एवरेज उसका निकाला है, 16/11/1995 से पहले जितने वर्ष की सेवा है, प्रत्येक वर्ष के लिए लगभग 10 रुपए की ही पेंशन होती है। अगर 16/11/95 के बाद पहले अगर किसी की 15 साल की नौकरी है तो 150 रुपया ही पेंशन है। उसमें 16/11/95 के बाद की जो नौकरी है उस पर जो पेंशन बनती है, दोनों जुड़ के आपके पेंशन ऑर्डर में लिखी जाती है। अब 16/11/1995 से 31/5/2001 इसको नोट कर ले मेहरबानी करके, आपको गणना करते वक्त जरूरी होगा। 16/11/95 से 31/5/2001 तक किसी का कितना भी वेतन क्यों नहीं हो, पेंशन फंड के लिए मासिक वेतन की अधिकतम राशि जो निर्धारित थी वो थी 5,000। 1/6/2001 से 31/8/2014 तक पेंशन योग्य मासिक वेतन जो अधिकतम निर्धारित किया हुआ था वो था 6,500। 1/9/2014 से लगातार जो आज भी लागू है वो है अधिकतम मासिक वेतन 15,000। अब जो लोग रिटायर हो गए या जिन्होंने पेंशन ले रखी है, वो सीपीएफ ले रखा है और कार्यरत है, उनका भी पेंशन फंड इसी वेतन पर गया है। अगर इस अधिकतम वेतन से उनकी तनख्वाह ज्यादा रही है, अगर कम रही है तो जो वास्तविक वेतन उनका है उस पर गया है, अगर अधिक रही है तो जो मैंने आपको फिगर बताया है 8.33% हिस्सा ये पेंशन में गया है। यादव साहब ने जैसा आपको बताया कि जो कर्मचारी का हिस्सा है, जो तनख्वाह से आपका सीपीएफ कटता है 12%, वो सीधा आपके अकाउंट में जाता है, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होती। जो नियोक्ता अनुदान है 12%, उस 12% में से जो आपका पेंशन योग्य वेतन है जो मैंने आपको बताया, उसके ऊपर 8.33% नियोक्ता अनुदान में से वहां जाता है। शेष राशि आपके सीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाती है जो 3.67% बनती है, क्योंकि वहां तो 8.33% ही जाता है। अब एक उदाहरण है, चाहो तो इसको समझ लीजिएगा। मैंने ये तारीख ली है 31 दिसंबर 2018 को। मान लीजिए किसी कर्मचारी का पूरा वेतन का मतलब महंगाई भत्ता और मूल वेतन दोनों मिलाकर 30,000 है, तो कर्मचारी का हिस्सा होगा 30,000 गुणा 12% बराबर 3600। 3600 रुपया कर्मचारी का हिस्सा है जो उसकी तनख्वाह से कटा है, वो सीधा उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। नियोक्ता अनुदान भी 30,000 पर 12% 3600 रुपये है। उस 3600 में से जो पेंशन योग्य निर्धारित अधिकतम वेतन है 15,000, उसका 8.33% जो 1250 रुपया होता है, 3600 में से 1250 रुपया आपके पेंशन फंड के लिए चला जाएगा।
3600 में से 1250 निकालने के बाद जो 2350 रुपए बचते हैं वो आपके सीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाते हैं। ये स्थिति है। तो कहने का मतलब दोनों हिस्से मिलाकर 3600 3600 7200, दोनों 7200 में से 5950 रुपए आपके खाते में रहते हैं। केवल 1250 रुपया आपका पेंशन फंड सीपीएफ पेंशन के लिए ईपीएफओ को जाता है। ये क्लियर हो गए ना? अब हमारे यहां दो तरीके के कर्मचारी हैं सीपीएफ में। ज्यादातर कर्मचारी वो हैं जिन्होंने सीपीएफ की पेंशन 58 साल की आयु पूर्ण होने पर ले रखी है। वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, शायद हो सकता है 80% हो, 85%। बाकी बहुत कम ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 60 साल की आयु पूर्ण होने तक पेंशन लेने का विकल्प दिया हुआ है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि रिटायरमेंट डेट को भूल जाइए। 58 साल वाले भी भूल जाएं और 60 साल वाले भी। केवल एक बात याद रखिए, 1/9/2014 से पहले जिनकी पेंशन शुरू हो गई है, 1/9/2014 से पहले जिनकी पेंशन शुरू हो गई है, उनको पूरे वेतन पर पेंशन लेने का विकल्प भरने का अधिकार नहीं होगा। ये कोर्ट का निर्णय है। इसमें 60 और 58 का चक्कर नहीं रहा। जो 1/9/2014 से पहले जिनकी पेंशन हो गई है उनको अधिकार नहीं। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में 1/9/2014 से पहले जो रिटायर आदमी हो चुके हैं उनकी संख्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। रोडवेज में भी यह संख्या काफी है। मैं आज इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं, उन साथियों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये बात जरूर है, अभी जो 4/11/22 का निर्णय आया है उसमें वो कवर नहीं हुए। जैसा कि यादव साहब ने बताया, बहुत सी रिव्यू पिटीशन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी। दूसरी मिसलिनियस फुटकर एप्लीकेशन भी उसमें लग गई है। ये भी आदेश हो गया है, क्योंकि वो 4/11 का आदेश 3 जजों की पीठ ने दिया था। तो इन जो रिव्यू पिटीशन लागू हुई है, इनके लिए भी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, वो 3 जजों की पीठ जो है बनाए, जिससे कि ये रिव्यू पिटीशन इसमें सुनी है। तो अब उस रिव्यू पिटीशन पर हो सकता है 1/9/2014 से पहले जिनकी पेंशन हो गई है उन लोगों को भी कवर किया जा सकता है। ये भी हो सकता है नहीं भी किया जाए। कोर्ट के मामले में हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ये कोई सीपीएफ स्कीम है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कीम है। आज की तारीख में 28 करोड़ 69 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में सीपीएफ ले रहे हैं। 28 करोड़ 69 लाख और आज की तारीख में 74 लाख पेंशनर हैं। पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बहुत कई संगठन इनके बने हुए हैं, इंडिया वाइड राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो एसोसिएशन है वो भी एक राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई है। सेवानिवृत्ति समिति है कोई नागपुर से जिसका चलता है, उससे हमारी एसोसिएशन भी जुड़ी हुई है। टोटल मिलाकर जो मांग है उनकी, वो मैदानी संघर्ष की भी मांग है, भाई 9,000 की पेंशन किया जाए, डीए से जोड़ा जाए। पहले वो डिमांड थी 3,000 की, तो मैदानी संघर्ष भी होगा उसमें। अब आगे क्या होगा उसकी अलग बात है, लेकिन उन लोगों को मायूस होने की आवश्यकता नहीं। एक दूसरा, सीपीएफ पेंशन के लोग ये समझ लें, उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से अगर 20 साल की नौकरी हो गई है तो पेंशन योग्य जो सेवा है उसमें 2 साल की सेवा का अतिरिक्त लाभ देय होता है। मतलब 20 साल की जिसकी नौकरी होगी, 16/11/95 से नहीं बता रहा हूं, प्रथम नियुक्ति दिनांक से अगर 20 साल की नौकरी होगी
तो उसकी 2 साल जुड़ के 22 साल के आधार पर उसकी पेंशन होती है। अगर किसी की 24 साल होगी तो 2 साल जुड़ के 26 साल के आधार पर वो पेंशन होती है। एक इसमें 16 पेंशन की तारीख है। आदमी की मान लीजिए 1/9/2016 से उसकी पेंशन शुरू है, तो 31/8/2016, एक दिन पहले रिटायर हुआ ना वो, 31/8/2016 से पहले के 60 महीने में जो वेतन मिला है उसका एवरेज निकाला जाएगा 60 का भाग देके, और उसके आधार पर पेंशन की गणना होती है। ये उसका फार्मूला है सीपीएफ का, पेंशन का। अब इसमें मैंने एक उदाहरण दिया है। अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2017 को रिटायर हुआ है, तो उसके 60 महीने पहले का जो एवरेज निकलेगा उसका है 5 साल पहले जाएगा वो, तो 1/1/2012 से 31/8/2014, 1/1/2012 से 31/8/2014 तक 32 महीने होंगे। इस 32 महीने का पेंशन योग्य वेतन होगा 6,500। 1/9/2014 से 31/12/2016 जो उसकी रिटायरमेंट डेट है, वो कुल महीने होंगे 28। उसका पेंशन योग्य वेतन होगा 15,000। तो जो पहले के 32 महीने हैं जिनको 65 से गुणा करोगे तो वो राशि आएगी 2,08,000, और जो लास्ट के 28 महीने हैं जिनको 15,000 से गुणा करोगे वो राशि आएगी 4,20,000। टोटल मिलाकर 60 महीने का वेतन होगा कुल 6,26,000। इसमें हम 60 का भाग लगाएंगे तो एवरेज वेतन एक महीने का आ रहा है 10,467 रुपया। तो पेंशन की जो गणना करेंगे वो 10,467 वेतन मान के करेंगे, नहीं कि 15,000 मान के करेंगे। समझ गए? अब ये तो पहले की स्थिति हुई, और इसके आधार पर जो पेंशन बढ़ेगी, मैंने उसकी सर्विस मानी है 23 वर्ष। 23 वर्ष के आधार पर अगर उसका मासिक वेतन निकलता है 10,467 जैसे मैंने बताया, तो पेंशन होगी 3,439 रुपए इस उदाहरण से। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जिसमें 1/9/2014 के बाद में जिसकी पेंशन हुई है, जिनको अधिकार दिया है पूरे वेतन पर, फिर वो अपनी पेंशन लेने का विकल्प दे सकते हैं, तो उसमें स्थिति क्या होगी? सेवानिवृत्ति दिनांक 31/12/2018, ये भी एक उदाहरण है, और ये 60 साल की उम्र पर हुआ है रिटायर। पेंशन प्रभावी दिनांक 58 वर्ष की आयु लेने पर, पेंशन लेने पर होगी 1 जनवरी 2017 से उसकी पेंशन होगी, जो 31/12/2018 को रिटायर हो रहा है। 1 जनवरी 2017। अब दिसंबर 2016 सेवानिवृत्ति माह का मूल वेतन है उसका 28,000, और पेंशन योग्य वेतन है वही 23 वर्ष। तो इसका पूरे वेतन पर पेंशन आ रही है, और इसका एवरेज वेतन आ रहा है 25,000। उसका एवरेज वेतन आया था 10,467। इसका पूरे वेतन पर अगर वही कर्मचारी लेगा जो जिसका मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, सेम कर्मचारी है, तो उसका एवरेज वेतन आ रहा है 25,000। पहले वाले का आया था 10,267। अगर 25,000 पर ये पेंशन की गणना होगी तो ये पेंशन होगी 8,214 रुपए। पहले वाली पेंशन हुई थी 3,439 रुपए। इसका मतलब जो आपकी पहली अभी पेंशन चली आ रही है, और अगर आप फार्म भर के रिवाइज कराते हो, तो ये जो मैंने आपको स्टेज बताई है इस कर्मचारी की, इस पे उसको 4,775 रुपए प्रति माह पेंशन का फायदा होगा। जो आज मिल रही है उससे 4,775 रुपए ज्यादा मिलेगी। ये स्थिति उस कर्मचारी की रहेगी। अब पूरे वेतन पर पेंशन लेने का विकल्प भरने पर, इसको समझ लीजिएगा,
16/11/95 से 31/5/2001 तक 5,000 रुपए। 1/6/2001 से 31/8/2014 तक 6,500 रुपए और 1/9/2014 से 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर 8.33% की दर से मैं ब्याज पेंशन अनुदान की राशि कार्यरत कर्मचारी के खुद के सीपीएफ खाते से स्थानांतरित होगी और सेवानिवृत्त कर्मचारी को नकद जमा करानी होगी। समझ गए? बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी? बढ़ी हुई पेंशन उसी तारीख से मिलेगी जिस तारीख से आपकी पेंशन शुरू हुई है। अगर किसी कर्मचारी की पेंशन 1 नवंबर 2016 से शुरू हुई है तो आप पूरे वेतन पर पेंशन लोगे, वो भी 1 नवंबर 2016 से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, मतलब एरियर आपको मिलेगा उसी तारीख से। अब हमने इसमें एक उदाहरण लिया है शिवराज सिंह का। इनकी स्थिति यह है, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ये सेवानिवृत्त हुए हैं 10/11/2016 को। इनकी पेंशन 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1/12/2014 से शुरू हुई है। 1/12/2014 की का पेंशनर है ये। वर्तमान पेंशन इनको मिल रही है 2,375 आज की तारीख में जो मिल रही है। अब जब ये रिटायर हुए 30/11/2014 को इनका कुल वेतन था 51,377 पे ओल्ड डीए मिला। इनके पिछले 60 महीने का जो एवरेज वेतन आया है वो आया है 41,579, मतलब 51,377 का एवरेज जो निकाला है 60 महीने का, उसका आया है 41,579 रुपए। यदि ये पूरे वेतन पर पेंशन लेने का विकल्प भरते हैं शिवराज जी, तो इनकी पेंशन 41,579 रुपए औसत वेतन के आधार पर मासिक पेंशन होगी 12,573। अभी कितनी मिल रही है? अभी मिल रही है 2,375, रिवाइज होगी 12,573। तो इस तरीके से इनका डिफरेंस हो जाएगा हर महीने 10,198 रुपए ज्यादा मिलेगी जो आज मिल रही है। लेकिन इनको जमा कितना कराना पड़ेगा उसका भी हमने मैं ब्याज आंकड़ा निकाला है। तो इनको जमा कराना पड़ेगा लगभग 7.5 लाख रुपए। लेकिन 1/12/2014 से जो बढ़ी हुई पेंशन है उसका जो एरियर मिलेगा वो होगा 10,09,702। 10 लाख इनको एरियर मिलेगा और 7.5 लाख इनको जमा कराना पड़ेगा। तो इस केस में तो 2.5 लाख इसके बच जाते हैं, मतलब कर्मचारी के बचेंगे 2.5 लाख। अब ये अलग अलग कर्मचारी की अलग अलग स्थिति होगी। हर कर्मचारी को ये अपना गुणा भाग खुद करना पड़ेगा, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये स्थिति होगी। दूसरा, ये पेंशन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। आज जो मिल रही है वो भी फिक्स है। मृत्यु पर्यंत जब तक आदमी रहेगा तब तक यही पेंशन मिलेगी। अगर पूरे वेतन पर विकल्प ले लोगे तो जो पेंशन होगी, जैसे मैंने आपको इनकी बताई 12,573 हो जाएगी, तो इनके मृत्यु पर्यंत 12,573 ही चलती रहेगी। इसमें कोई डीएवीए नहीं बढ़ेगी। बात ये भी साथ ही क्लियर कर। अब पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन हमारे यहाँ पारिवारिक पेंशन भी 2 तरह की। एक पारिवारिक पेंशन वो जिनका पति या पत्नी सेवा में रहते हुए मर जाए और उसके बाद में परिवार की पेंशन मिलती। एक पारिवारिक पेंशन वो कि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पारिवारिक पेंशन मिलती है। तो दोनों केसों में कोई भिन्नता नहीं है। अगर आज भी स्थिति यह है, जो उस सदस्य कर्मचारी की पेंशन होती
उसकी 50% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। सदस्य कर्मचारी की पेंशन जितनी होती उसकी आधी पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। अगर पूरे वेतन पर कोई पारिवारिक पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता है, करवाना चाहता है, तो उसकी पूरी पेंशन तो होगी, लेकिन जो भी पूरी पेंशन होगी उसका 50% हो जाएगा। मतलब राशि तो उसको पूरी जमा करानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया शिवराज सिंह का, तो 7.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। पैसे तो 7.5 लाख ही जमा कराने होंगे, ठीक है। और वो जो एरियर मिलेगा, अगर कर्मचारी सेवा के बाद में खत्म हुआ है, रिटायरमेंट के बाद, तो उसका एरियर भी बनेगा उसी रूप में बनेगा, जैसे 10 लाख इसका बन गया। और उसके बाद में अगर उसका हुआ है पारिवारिक पेंशन, उसकी पारिवारिक पेंशन, तो वो पेंशन आधी हो जाएगी। जैसे अगर 12,573 हम पूरी पेंशन माने, तो इसकी आधी हो जाएगी 6,000। तो इस हिसाब से जो पारिवारिक पेंशनर हैं वो अपना हिसाब इस रूप में लगाएं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके बारे में यादव साहब ने काफी बता दिया। हाँ, अशोक शर्मा का भी बनाया था, वो भी 7.5 लाख ही है। वो सेम है शिवराज का, इसका इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। शिवराज और अशोक शर्मा जो अभी हमारे 22 में रिटायर हुए हैं, 2020 से इनकी पेंशन हुई है, इनका पेंशन फंड भी जो इनको जमा कराना है मेरे हाथ, वो 7.5 लाख ही आ रहा है। इनको एरियर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन इनको एरियर कम मिलेगा, क्योंकि ये तो 20 से इनकी पेंशन है, शिवराज की पेंशन है 2014 से। तो जो बाद में रिटायर हुआ है उसको एरियर कम मिलेगा, जो पहले रिटायर हुआ है उसको एरियर ज्यादा मिलेगा। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में एक तो सबसे जरूरी बात है वो याद रखें कि हमारे कार्यरत कर्मचारी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में जाते हैं तो अब तक जो सीपीएफ पेंशन का फंड ईपीएफओ को जमा हो गया है वो उनको वापस नहीं मिलेगा। कभी वो हिसाब लगा रहे हो कि 1.5 लाख तो वहां से मिल जाएगा, क्योंकि उनको करीब 1.5 लाख के आसपास एक कर्मचारी का फंड जमा हो गया है आज तक लगभग उसका राशि आ रही है 1.5 लाख। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं वो ये मान लें कि ये तो मेरा बच्चे खाते में गया भाई, इसका कोई हिसाब नहीं है, ईपीएफओ इस पैसे को नहीं देगा। जो भी आपका पूरा प्रथम नियुक्ति दिनांक से कभी 12% रहा है, कुछ समय 10% भी रहा था पहले, वो पूरा का पूरा पैसा आपके सीपीएफ अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा पेंशन फंड को। और हमने जो मोटा मोटा आंकलन किया है, यादव साहब ने भी बताया, वो राशि निश्चित तौर पर लगभग 25 लाख रुपए के आसपास होती है। तो 25 लाख रुपए उनके सीपीएफ में अगर आज की तारीख में जमा है तो वो सारे के सारे वहां से निकल के पेंशन फंड में चले जाएंगे। सीपीएफ में फिर आज के बाद में जो कटौती आएगी और जो रिटायरमेंट तक रहेगी वही उनको मिलेगी। ये भी वो साथी अपना ध्यान रखें इस बात को। भाई मैंने बता दिया ना, ये मेरे पास आई है पर्ची पारिवारिक पेंशनर की। जो साथी ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही है, वो पारिवारिक पेंशनर है, वो फॉर्म भरेगी, उनका फॉर्म मान्य होगा। अब 2014 से पहले के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, जो मुझे बताना था, यादव साहब को बताना था, वो बता दिया। अब आप कितनी बार पूछोगे तो हमको यही कहना पड़ेगा कि 1/9/2014 से पहले जिनकी पेंशन हो गई है उनको अभी अवसर नहीं है। उनको ओपीएस का अवसर मिल जाएगा, हिसाब लगा लेना आपको। और यादव साहब ने भी वो क्लियर कर दिया, अभी जो सीपीएफ का ऑप्शन अगर कोई कर्मचारी भरता है, मैं समझता हूं इस प्रोसेस में 1 साल से कम नहीं लगेगा।
सवारी अभी फार्म जाएंगे, इनकी छटनी होगी। क्यों, बहुत से तो ऐसे लोग भी होंगे जो 1/9/2014 से पहले के जो पेंशनर हैं वो भी भर देंगे, तो वो उनको छांटेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे, और जो वैलिड फार्म है उनको तरतीब से लगाएंगे। फिर आपका डिपो वाइज भेजेंगे रोडवेज को, और रोडवेज को कहेंगे 16/11/95 जो इनके अंतर की राशि है, मैं भी आज स्टेटमेंट बनाओ। आपको मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है आज रोडवेज ऑफिसर्स की हालत क्या है। ये काम कोई छोटा काम नहीं है। मेरा दावा है एक बाबू एक कर्मचारी का 2 दिन से पहले नहीं कर सकता, हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए एक आदमी के काम में। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है। तो इस बीच में तो मार्च अप्रैल तक तो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम का आ जाएगा। मान लीजिए उस बीच में उनका लेटर भी आपके पास आ जाता है, भाई 7.5 लाख रुपए जमा कराओ। ओल्ड पेंशन स्कीम जो लेंगे वो अपना मालूम कर लें, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लेते हैं तो कितना जमा कराना पड़ेगा, उस स्थिति में वो फैसला करे। और सबसे खास बात एक जिस पर विचार करना चाहिए, जो यादव साहब ने पिन पॉइंट करके कहा, लेकिन कहा ये कि भाई ये काल्पनिक सवाल है मेरा, ओपीएस वाले खास तौर पर रोडवेज के आगे के भविष्य के बारे में जरूर सोच ले। फिर न तो वो यूनियन को कहें न एसोसिएशन को कहें, हम तो दिल से चाहते हैं ये रोडवेज चले हजारों साल, ये कभी बंद नहीं हो। एसोसिएशन और यूनियन और दूसरे हमारे संगठन आप देख रहे हो पिछले 10 साल से लगातार हम रोडवेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन कह नहीं सकते आगे क्या होगा। जिस तरीके की नीति आ रही है, मान लीजिए रोडवेज एक ऐसी स्थिति में चली जाए कि वो जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देने की अगर उसकी स्थिति नहीं होगी तो भाई पेंशन की क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत ही विचारणीय सवाल है। लेकिन ओल्ड पेंशन में ये भी है भाई, उसमें तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है तो उसमें बढ़ता है, कोई आगे वेतनमान भी आएगा तो उसका वेतनमान के अंतर्गत फिक्सेशन होता है। उससे बढ़िया स्कीम कोई नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन वो यहाँ पर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो सोचने का सवाल है। सीपीएफ एक गारंटी शुदा पेंशन है, आपको कम मिलेगी लेकिन गारंटी है कि जिंदगी भर मिलेगी। आप अगर खत्म हो गए तो आपको बीबी को मिलेगी, लेकिन भाई उसका तो हर कर्मचारी अपना विचार करे। हालांकि हम लड़ेंगे बचाने के लिए, कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी रोडवेज, उसके बारे में हम बताने की स्थिति में नहीं। तो मैं समझता हूं आपके मुख्य सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी और ये जो नई पेंशन है ये अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी ऑप्शन लेता है, मान लीजिए 2016 में कोई रिटायर हुआ और उसने ऑप्शन लिया, तो उसको पूरा पैसा जमा कराना होगा, जो मैं बता रहा हूं लगभग 20 से 25 लाख आएगा। लेकिन वो उसके लागू अप्रैल 2023 से होगी। वो ये नहीं समझे कि मेरी वो पेंशन, मेरे तो रिटायरमेंट 16 से है तो 16 से मेरे कैरियर मिलेगा, इस कैरियर नहीं मिलेगा। ये अप्रैल 2016 से ही मिलेगी, उससे पहले के इसका कोई पैसा मिलेगा नहीं। पैसा आपका आज तक का मैं ब्याज पूरा जमा होगा। अगर आप रिटायर हो गए 16 में तो 16 से लेकर जो 6 साल हो गए, इस 6 साल का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। जो रकम मान लीजिए उस वक्त 20 लाख हो गई, तो उस 20 लाख का 6 साल का ब्याज जितना होता है वो भी आपकी ओल्ड पेंशन फंड में जाएगा। इन सारी स्थितियों पर मेरे ख्याल से अब ज्यादातर आपके सवाल आगे होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल है तो आप साथी पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हेलो, अरे भाई भाग गए क्या सुन के? मतलब और पहचाने की नहीं है तो काय को बोलेंगे। बड़ी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर उधर बातें मत करो, बात में खूब कर लेना, बातें जितनी करनी है। अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको सोचने में विचार करने में नुकसान हो सकता है। हर बात पे ध्यान दीजिए। सीपीएफ की पेंशन में एक पॉइंट रह गया है जिसको और क्लियर करना चाहते हैं कि वो जो एरियल लेंगे ब्याज के क्लियर हो गया ना आपको।
तो ईपीएफओ ने क्या किया था, ईपीएफओ को बताइए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदुस्तान का पूरा संगठन है कि साहब अब 1.16% और लेंगे हमारा प्रशासनिक खर्च के रूप के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया नहीं यार, ये कर्मचारियों के साथ जाती है। तो उनका कहना था साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं आता, सरकार आपको बजट थोड़ी देती है इसके लिए, जो पैसा कर्मचारियों से आता है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं बढ़िया से बढ़िया जगह, उससे जो कमाई आती है उससे हम देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भी 6 महीने तक तो तुमको इजाजत देते हैं कि 6 महीने तक तो 1.16% कर्मचारी से ले लो, जो ऑप्शन बनेगा ना। 6 महीने के बाद में सरकार तय करे कि इसकी जो कर्मी पूर्ति रहेगी उसको करने के लिए क्या तरीका निकालती है वो। तो ये 6 पॉइंट भी क्लियर आपको हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब क्या बाकी है? अरे आरजीएचएस को छोड़ो, विवाद में बात करेंगे। ऐसे 50 सवाल आएंगे, 50 सवालों के लिए मीटिंग नहीं है आरजीएचएस का। पहले सेकंड पहले ये क्लियर होने दो। एक बात आपको आंकड़ों के रूप में और बता दूं कि आज की तारीख में ओपीएस से संबंधित कि जो कर्मचारी सीपीएफ के हैं वो तो है करीब 7,500-7,500 कर्मचारी, जिनको ये मौका मिलेगा ओपीएस का भरना चाहेंगे या ये भरना चाहेंगे। तो वो तो मैंने कहा जैसा इंडिविजुअल तय करेगा आपको हिसाब सारा समझा दिया बना करके। तो और 1/4/2004 के पहले के कर्मचारी रोडवेज में भी कार्यरत हैं और 1/4/2004 के बाद में भी भर्ती हुई है। तो ये बड़ी संख्या जो है 1/4/2004 के बाद की आज की तारीख में जो लोग काम कर रहे हैं, पुराने लोग बहुत कम रह गए हैं। तो इनको तो पेंशन कभी रिटायर होंगे तो मेरे ख्याल से 2035 या 40 से पहले, 40 ही समझ लो, 2040 से पहले तो कोई सवाल आएगा नहीं। तो अभी तो 2023 चल रहा है, तो 17 साल, तो 17 साल हो गए मोटा मोटा। तो 16-17 साल बाद उनकी तो पेंशन की स्थिति बनेगी। तब तक रोडवेज कैसे चलेगी क्या नहीं चलेगी, ये उनको मोटा मोटा दिमाग के अंदर आपको रख लेना है, विचार कर लेना है सारा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार के आदेश में क्या आएगा। जैसे हमने कहा हम खुद नहीं जानते, मोटी मोटी सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। वो कॉमेंट धर्मवीर ने आपको कहा, दोनों चीजें समझाई कि सीपीएफ का आप ऑप्शन भरते हो तो आपको एरियर भी मिलेगा पेंशन, और इसमें ओपीएस में रिटायर्ड लोगों की तो सेवा में उनका तो एरियर का सवाल ही नहीं, कोई रिटायर वालों की बात है। और जो लोग रिटायर वाले अगर ओपीएस का फॉर्म भरेंगे तो पैसा तो 25 लाख या 30 लाख या 60 लाख 30 लाख जाएगा, किंतु पेंशन का एरियर कोई नहीं मिलेगा उनको। वो आप उनको वो जो है 1/4/2023 के तो उनको 2 पेंशन मिल सकती है। इस सवाल का उनको 2 पेंशन हो जाएंगी ओपीएस। तो आपको सीपीएफ के तो मिल ही रही है, 1,500, 2,000, 2,500 से मिल रही है। वो तो अब तक की जो कटौती इस पर शुरू हो गई आपकी, वो मिलती रहेगी और ओपीएस की भी चालू हो जाएगी आपकी। पर कोई दूसरे लोग चाहे ऑप्शन भर के ये भी पेंशन का ऑप्शन भर दूं, ये भी भर दूं, तो पहले तो ये सोच दो 25-25-33 लाख दोनों जगह जमा कराने की हालत है क्या किसी की? या हिसाब ही सोच रहे तो पेंशन मिल जाएंगे यार। बड़ा हिसाब लगाते, मीठा मीठा खा ले यार। अरे कड़वा कड़वा गप। आप अगर 25-25 लाख अगर जमा कराने को तैयार हो तो आप सरकार से रिक्वेस्ट करें यार, दो पेंशन दे दो यार, तो विचार कर दो भाई यार। ऐसा सवाल मत करो जिस सवाल का अर्थ ही सवाल हो। सब पढ़े लिखे समझदार लोग हो आप लोग। अब आप पे से जो सवाल आ चुके, जो चीजें बताई जा चुकी,